जो तत्कालीन जो पार्टियां हैं उनमें किसी में भी इस तरीके का कोई प्रभावशाली वो नहीं रहा, इच्छा शक्ति नहीं रही, सामर्थ्य नहीं रही कि हम लोग जो हैं राज्यपाल पे ये दबाव डाल पाते कि जो है कि भाई आपने हमारे 6-7 साल से इस तरीके से दबा रखा और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप उसको ना तो बता रहे हो ना लौटा रहे हो। ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अब तक की जो सरकारें रही हैं, चाहे मित्र विपक्ष रही हो कभी, चाहे मृत विपक्ष रही हो, हमारी जनता ने एक को सत्ता दी किसी के मृत विपक्ष से परेशान होकर के, दूसरे को सत्ता दी वो मित्र विपक्ष हो गया, पहले को सत्ता दी वो बिल्कुल ही मर गया। तो जनता तब भी 2000 में भी अपने सड़कों पे थी और आज भी सड़कों पे है, और हम लोग लगातार हमारे संघर्ष बढ़ते रहे, लेकिन उसका जो परिणाम है लगातार जो है ये कमजोर होता रहा। पहले हमसे हमारा मूल निवास छीन लिया गया, कौन सरकारें थी, 2012 में छीना गया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक जजमेंट दिया, उसके पहले तो कमजोर पैरवी की गई, सिंगल बेंच के जजमेंट में जो है फिर कोई डबल बेंच में कोई उसकी अपील नहीं की गई, और इस तरीके से हमारा जो मूल निवास है ये सारी चीज़ें हमसे छीन ली गई। और जबकि अगर किसी भी सरकार में, अगर इनकी सरकार पे आपने देखा होगा तख्ता पलट के टाइम पे बड़े बड़े नामी वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में आकर के खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट से देहरादून आकर के खड़े हो गए और दिन रात करके इनमें एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसके बाद भी आप लगा लो किसी भी मुख्यमंत्री पे, चाहे कोई भ्रष्टाचार की जांच रोकने का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार किसी में आरोप में उसको फंसाने का मामला हो, दोनों तरीके के मामले हम लोग 20-22 सालों में देखते रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और किसी को जबरन फंसाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये एड़ी चोटी का जोर लगाने से कभी पीछे नहीं हटते, अगर हाई कोर्ट से भी आ जाए। लेकिन हमारा जब मुद्दा आया मूल निवास का, तो इन्होंने सिंगल बेंच में भी अपील करना तक जो है इसको वाजिब नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। और उत्तराखंड आंदोलनकारियों को जो आरक्षण है एक शासनादेश के बल पे जो था, और वो हमारे ही उत्तराखंड के लोग, हमारे शासन में हमारे लोग तो थे, कार्मिक से लेकर के मंजुल कुमार जोशी जी से लेकर के तमाम जो लोग वहाँ पे डिपार्टमेंटों में बैठे हुए थे, हमने हमारी भी उनसे उस दौरान भी बात हुई, लेकिन किसी ने भी इस तरीके से कि भाई जब वो लोग कुर्सियों पे होते हैं तो हमारे प्रति क्या अधिकार है, हमारे प्रति क्या दायित्व है, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो फाइनली ये होता है कि जनता फिर दोबारा से सड़कों पर रह जाती है। हम लोग जिसको भी चुन करके भेजते हैं, वो जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई सत्ता तो भ्रष्ट होती है, सत्ता में जो भी आता है उसका रंग एक जैसा ही हो जाता है। 2018 में फिर इसका परिणाम हमको देखने को मिला कि जिस तरीके से हमारा अस्थायी निवास का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्राविधान था वो भी सेवायोजन कार्यालय में ख़त्म कर दिया गया, और अब ला करके इस तरीके की इस हालत में आज हम लोग खड़े हो गए हैं कि ना हमारे पास कोई अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की कोई स्पेशल वो है, ना हमारे पास मूल निवास तो हमारे पास पहले ही ख़त्म हो गया। और जिस तरीके से लगातार विभिन्न प्रमाण पत्रों में हमारे साथ जो गड़बड़ियाँ होती रहीं, दूसरे लोगों का मतलब इसका अनुचित लाभ मिलता गया, उन लोगों के खिलाफ भी शासन प्रशासन ने और सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अभी आने वाली जो विधानसभा सत्र है उसके लिए बहुत सही समय पे हमारे साथियों ने यहाँ पर ये आंदोलन शुरू किया है कि आने वाला जो विधानसभा सत्र है, मेरे ख्याल से 16-17 दिसंबर को ये सत्र आयोजित होगा, और इस बार हमें तब तक के लिए 16-17 जनवरी के आसपास ये शुरू होगा, और तब तक के लिए हमारे पास पर्याप्त टाइम है। और हमें चाहिए कि आज हमारे क्रांति कुकरेती जी और हमारे तमाम मातृशक्ति जो यहाँ पर ये मुहिम को यहाँ पर दोबारा से एक बार शुरू किया है कि भाई सरकार की जो वादा खिलाफी है, हमारा जो क्षैतिज आरक्षण यहाँ पे हमसे छीन लिया गया था उसको दोबारा से बहाल करने की बात है। तो एक तरफ हमें विधानसभा में इस विधेयक को पारित कराने के लिए अपने जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी अपनी ओर से कोशिश करेंगे, हम लोग भी अपनी ओर से अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालते हैं कि भाई आप इस बार जो है पीछे नहीं हटेंगे, और जो विधायक चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। क्योंकि आजकल जो है पूरा जो विधानसभा की कार्यवाही है लाइव रहती है, हम लोग भी अपनी अपनी जगहों से देख सकते हैं कि हमारे विधायक जो हैं चाहे सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं वो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। अब आप लोगों ने देखा परसों हमने विनोद चमोली जी का एक वो आपने देखा होगा कि साहब मेरा शरीर तो यहाँ है लेकिन आत्मा आंदोलनकारियों के साथ है। एक तरीके से उन्होंने दोनों पार्टियां साथ दी, भाजपा भी साथ दी और आंदोलनकारियों का भी साथ दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाई जब हमसे मूल निवास छीना जा रहा था तब क्या सवाल उठाया? जब हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे थे तब, तो बोले जी वहाँ सवाल ही नहीं उठा, ऐसा तो मैं क्या बोलता। मैंने कहा भाई तुम ही सवाल उठा देते, दिक्कत क्या थी? चाहे आप सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, अगर सत्ता पक्ष के विधायक भी जब अपने क्षेत्र का काम नहीं होता और मुख्यमंत्री भी विपक्षी गुट होने के कारण काम नहीं करता, तो सत्ता पक्ष का विधायक भी तो सवाल उठाता है। तो अपनी मर्जी के सवाल तो आप उठाते हो खूब, तब सरकार के खिलाफ जाने से भी नहीं डरते आप। लेकिन जब जनता की बात आती तो आप बोलते हो क्योंकि जी किसी ने सवाल नहीं उठाया इसलिए चर्चा नहीं हुई। तो भाई आप ही उठा लेते, जब आपको इतना पता है, इतनी आपकी जानकारी है, आपकी आत्मा यहाँ भटक रही है आंदोलनकारियों के बीच में, तो उठा लेते। जब हमसे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र छीना गया तब उठा लेते सवाल, तब क्यों नहीं उठाया?
जब 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 हमसे अपना हमारा भू कानून छीना गया, जब 2018 में त्रिवेंद्र रावत ने भू कानून को डाइल्यूट किया कि भाई कोई कितनी भी जमीन खरीद सकता है, तब उठा लेते। जब 2022 में फिर ये हुआ कि भाई एक समय के मतलब पहले तो ये था कि जो जमीनें खरीद ली जाती हैं उस जमीन में अगर 2-3 साल तक काम नहीं हुआ तो जमीन वापस हो सकती है। नई सरकार ने जो वो प्राविधान भी खत्म कर दिया। तो क्या हमारे जो उत्तराखंड के जो समर्थक विधायक हैं और जिनके अंदर ये दर्द है, क्या उनमें से एक भी विधायक ने चाहे सत्ता पक्ष का विपक्ष का उसने ये बात महसूस नहीं की कि भाई ये प्राविधान गलत हो रहे हैं? लेकिन किसने सवाल उठाया? अब ऐसे में तो आप किसी भी हिस्से में जो है आप 100 बीघा जमीन खरीद लो उद्योग के नाम पे कि मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा और 50 साल तक छोड़ दो, रेट तो बढ़ रही है, ब्लैक मनी है, खपा दो कहीं भी, जमीन भी वापस नहीं होगी। ये तो लूट की खुली छूट है। तो इन प्राविधानों को हमें समझना भी होगा। और जो जनप्रतिनिधि इस तरीके की दोगली बातें करते हैं, हमें इनके बहलावे में भी नहीं आना। हमें इनको बताना है कि भैया अगर तुम हमारे साथ हो तो वो साथ दिखना चाहिए। फिर ऐसे नहीं कि आप वहां खड़े होकर बोलो हमारे साथ यहाँ है, हमारी शरीर यहाँ है, और वहां बोल दो कि साहब हमारी आत्मा वहां भटक रही है। तो हमें इस तरीके के सारे जनप्रतिनिधियों को एक एक करके पकड़ना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई ये जो क्षैतिज आरक्षण है, आप ये बताओ, जब झारखंड में सीधी भर्तियां हैं क्षैतिज आरक्षण के लिए, वो सीधी भर्तियां हैं और क्षैतिज आरक्षण की फिर अलग व्यवस्था है। 2 तरीके की वहां पे व्यवस्था है झारखंड में। एक तो सीधी भर्तियां हैं जो आश्रित हैं, जो उनके बहू हैं, बेटे बहू हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो उनकी पत्नी है, उनको सीधी भर्ती है। और जो बाकी लोग आंदोलनकारी हैं उनको क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो सीधी भर्ती तो रही दूर की बात, क्षैतिज आरक्षण भी हमसे छीन लिया गया। क्यों भाई? अगर झारखंड में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? झारखंड में 1932 मूल निवास लागू हो गया।